नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स हो या यूपीपीसीएस प्री और मेंस, अगर आपको टॉप करना है तो भारतीय संविधान की गहरी समझ अनिवार्य है। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताओं और अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार की। साथ ही समझेंगे कि आपातकाल में अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की क्या भूमिका है। प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल क्लैरिटी और मेंस के लिए एनालिटिकल डेप्थ, दोनों आपको एक ही क्लास में मिलेंगे। तो अगर आपका लक्ष्य है सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन, तो यह सेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 11 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस, भारतीय संविधान में अधिकार, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने ये टॉपिक जो देख लिए उनके जो है रिकैप देखेंगे। केवल भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं एंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रश्न हमने देखा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा था ये समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है निम्न 3 बिंदुओं को समझाया था हमने। कानून के समक्ष समानता यानी कि कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, भेदभाव का निषेध और रोजगार में अवसर की समानता। ये टॉपिक हम देख चुके हैं तीनों। यहाँ पर आपने देखे तीनों टॉपिक्स को। हाँ, देखते चलते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न था मौलिक अधिकारों और जो है डीपीएसपी के बीच में अंतर जो था उसको हमने देखा अच्छी तरह से। उसके बाद हम आज इसका पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा वाई डू वी नीड फंडामेंटल राइट्स। तो हम इसको फटाफट रिकैप की तरह से देखते हुए चलेंगे क्लास को पूरी को। आप लोग ध्यान से देखें और नोट्स भी बनाते चलें। हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर फ्रीडम, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वे मूल अधिकार हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। रीजन फॉर द नीड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता के कारण क्या हैं? तो पहला है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द स्टेट। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से संरक्षण प्रदान करते हैं। दे एंश्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट एंड लाइफ। ये वाक, अभिव्यक्ति, आवागमन और जीवन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वलिटी, समानता की स्थापना करते हैं। दीज राइट्स एंश्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। ये कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करते हैं और भेदभाव को निषिद्ध करते हैं। दे हेल्प इन रिमूविंग सोशल इनइक्वलिटीज। ये सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने में सहायक हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा की रक्षा करते हैं। फंडामेंटल राइट्स सेफगार्ड द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और मूल्य की रक्षा करते हैं। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अनटचेबिलिटी अपहोल्ड ह्यूमन डिग्निटी। शोषण और अस्पृश्यता के विरुद्ध जो अधिकार हैं वो मानव गरिमा को बनाए रखते हैं। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। फंडामेंटल राइट्स प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी। मौलिक अधिकार लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अर्थात सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। दे हेल्प इन प्रिजर्विंग डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये भारत की विविधता को बनाए रखने में सहायक हैं। लीगल रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट, प्रवर्तन के लिए कानूनी उपाय भी किए गए हैं। मौलिक अधिकार न्यायालयों के माध्यम से परिवर्तनीय होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। कंक्लूजन देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्री, जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। मौलिक अधिकार एक स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज के लिए विकास के लिए आवश्यक हैं। ये नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच और राज्य की शक्ति पर नियंत्रण का साधन भी है। दे एक्ट एज ए शील्ड फॉर सिटीजन्स एंड ए चेक ऑन स्टेट पावर। तो ये था मौलिक अधिकारों की आवश्यकता, उनका महत्व। अगला टॉपिक मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनसे।
When and by which constitutional amendment were the fundamental duties added to the Indian Constitution? Describe all the fundamental duties. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और समस्त मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो ये लिस्ट भी पूछी जाती है, कभी कभी MCQs के बीच में आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा किस नंबर पे आता है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहीं पे फैक्चुअल जानकारी भी है, और 1976 में ये हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड केम इनटू फोर्स ऑन 3rd of January 1977। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया तथा यह 3 जनवरी 1977 से लागू हुए। दे आर इंक्लूडेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A। तो पार्ट 4A है और आर्टिकल भी 51A है। एंड वर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। कहाँ से था प्रभावित? तो सोवियत संघ के जो है संविधान से प्रेरित था। संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत निहित है। ओरिजिनली कितने थे? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड, लेटर 1 मोर ड्यूटी वाज एडिड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये भी याद रखेंगे, इसका सन और इसका साल एवं इसका नंबर। तो इसका नंबर था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब हुआ? 2002 में हुआ। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51A में है। तो पहला हम लिस्ट से देखते हैं यहाँ पे। पहला है संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। सेकेंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। हिंदी इंग्लिश आप दोनों यहाँ से देख सकते हैं। नंबर 5 है भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और भ्रातृत्व भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं उनका त्याग करना। टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड transcending religious, linguistic and regional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी समन्वित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। सेवंथ है वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और सभी जीवों के प्रति करुणा रखना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। नंबर 8 है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जिज्ञासा में सुधार की भावना का विकास करना। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडज्यूर वायलेंस, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का क्या करना है? त्याग करना। नंबर 10 व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रगति कर सके। क्या मतलब है? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कंस्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट। तो यहाँ तक थे 10 पहले मूल में, और ये 11वां जो है बाद में जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट के द्वारा। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years, एडिड बाई द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। पहले भी हम देख चुके हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब इनकी नेचर देखते हैं, यानी कि प्रकृति फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल बट एक्ट एज मॉरल ऑब्लिगेशन फॉर सिटीजन्स, यानी मौलिक कर्तव्य न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है लेकिन नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व हैं। ये अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। दे हेल्प इन बैलेंसिंग राइट्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कंक्लूजन देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन बाय प्रोमोटिंग डिसिप्लिन, यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी। मौलिक कर्तव्य अनुशासन, एकता और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं उसको। ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटी, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए उत्तरदायी नागरिक अनिवार्य हैं।
अगला टॉपिक NHRC से लिया हुआ है हमने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसका गठन, इसके कार्य, इसकी भूमिका, उसका सबका आलोचनात्मक विश्लेषण यानी कि क्रिटिकली एनालाइज द कंपोजिशन, फंक्शन एंड रोल ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, UPSC में भी और PCS में भी। तो सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज एन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि वैधानिक संस्था है ये, एस्टेब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मानव अधिकारों की संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक संस्था है। इट वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इन कन्फॉर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल्स। क्या मतलब है? इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी, जो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। तो कौन से सिद्धांत हैं इसमें? पेरिस सिद्धांत हैं। यहाँ पर एक समझौता हुआ था इसी तरह का, इसीलिए। कंपोजिशन ऑफ NHRC, किस तरह से इसका गठन होता है NHRC का देखते हैं। द NHRC कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों नॉलेज है दोस्तों, तो आप साथ साथ देखते चलेंगे क्या होता है इसमें। एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। द चेयरपर्सन मस्ट बी ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अध्यक्ष का जो है वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना अनिवार्य है, वो पहले मुख्य या क्या होने चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे होने चाहिए। अदर मेंबर्स इंक्लूड ए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, ए फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड एक्सपर्ट्स इन ह्यूमन राइट्स। अन्य सदस्यों में एक पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा मानव अधिकार क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SCs, STs, वीमेंस एंड माइनॉरिटीज आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। कौन? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और अल्पसंख्यक आयोगों के अध्यक्ष इसके क्या होंगे? पदेन सदस्य हो जाएंगे वो। फंक्शंस ऑफ NHRC के कार्य क्या होते हैं? पहला होता है इंक्वायरी इनटू ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अगर कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उनकी जांच करना। टू द कमीशन इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेग्लिजेंस बाय पब्लिक सर्वेंट्स। आयोग क्या करता है? मानव अधिकारों के उल्लंघन या लोक सेवकों की लापरवाही से संबंधित शिकायतों की करता है, जांच करता है शिकायतों की। इंटरवेंशन इन कोर्ट प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाहियों में हस्तक्षेप भी करता है ये आयोग। इट में इंटरवीन इन कोर्ट केसेज इन्वॉल्विंग ह्यूमन राइट्स, जिनमें ह्यूमन राइट्स जो है इन्वॉल्व हो। इश्यूज विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की अनुमति से मानव अधिकारों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। रिव्यू ऑफ सेफगार्ड, जो सुरक्षा प्रावधान है उनकी समीक्षा करता है। मानव अधिकारों से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देता है। NHRC रिव्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड्स मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। प्रमोशन एंड अवेयरनेस, प्रचार और जागरूकता। कमीशन प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स लिटरेसी एंड अवेयरनेस थ्रू रिसर्च, सेमिनार्स एंड पब्लिकेशंस। आयोग क्या करता है? शोध, सेमिनार और प्रकाशनों के माध्यम से मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों सम्मेलनों के क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करता है। इट एनकरेज एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। रोल ऑफ NHRC, इसकी भूमिका देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? इसका गठन देखा और इसके कार्य भी देखे। अभी इसकी रोल भी देखते हैं। NHRC एक्ट एज ए वॉचडॉग टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर बाय द स्टेट। क्या करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रहरी की भूमिका निभाता है, वॉचडॉग की तरह। इट हैज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन केसेज रिलेटेड टू कस्टोडियल डेथ्स, पुलिस एक्सेसेस एंड प्रिजन रिफॉर्म्स। इसने हिरासत में मौत, पुलिस अत्याचार और जेल सुधार जैसे मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भारत में मानवाधिकार संस्कृति को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। इट स्ट्रेंथन द ह्यूमन राइट्स कल्चर इन इंडिया। अगला प्रश्न हमारा आलोचनात्मक विश्लेषण। अगर इसका देखें तो पहली है इसमें सीमाएं, लिमिटेशंस क्या है? द रिकमेंडेशन ऑफ NHRC आर एडवाइजरी इन नेचर एंड नॉट बाइंडिंग। सबसे पहली कमी तो यही है, NHRC की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती बल्कि केवल परामर्शात्मक होती हैं। इट हैज़ नो जुरिडिक्शन ओवर मैटर्स रिलेटेड टू आर्मर्ड फोर्सेज एक्सेप्ट फॉर लिमिटेड रिपोर्टिंग पावर्स।
ये सशस्त्र बलों से जुड़े मामलों में इसकी अधिकार सीमा अत्यंत सीमित होती है। डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर रिड्यूस इट्स इफेक्टिवनेस। तो जांच में देरी होना और प्रवर्तन शक्तियों के अभाव से इसकी प्रभावशीलता में और भी कमी आ जाती है। सकारात्मक भी पक्ष हैं, कुछ स्ट्रेंथ भी है इसकी। Despite limitation, NHRC provides an accessible platform for victims of human rights violations. सीमाओं के बावजूद NHRC मानवाधिकार पीड़ितों को एक सुलभ मंच प्रदान करता है। इट्स मोरल अथॉरिटी एंड पब्लिक रिपोर्टिंग क्रिएट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। इसकी नैतिक शक्ति और सार्वजनिक रिपोर्टिंग सरकारों पर दबाव बनाती है। देखते हैं कंक्लूजन। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन प्लेज ए crucial role in safeguarding human rights in India, but its effectiveness depends on strengthening its powers and ensuring timely action. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है भारत में मानवाधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किंतु इसकी प्रभावशीलता इसके अधिकारों को सुदृढ़ करने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है। एनएचआरसी को अधिक स्वतंत्र, सक्रिय और प्रभावी बनाने हेतु सुधार आवश्यक हैं। अगला प्रश्न मौलिक अधिकारों का महत्व और उनकी प्रमुख विशेषताओं से संबंधित है। इंपॉर्टेंस एंड जो मेन फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, तो देखेंगे यहाँ पर हम फटाफट इसको सीरीज को देखेंगे। किसी एक लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वे मूल अधिकार हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, ये संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों का महत्व और उनकी विशेषताएं। मौलिक अधिकारों का महत्व सबसे पहले देखेंगे। पहला इनका महत्व है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते हैं। ये इंश्योर करते हैं फ्रीडम सच एज स्पीच, एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट, अभिव्यक्ति, वाक अभिव्यक्ति और आवागमन जैसी स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वलिटी, समानता की स्थापना करते हैं। कानून के समक्ष समानता की गारंटी देते हैं और भेदभाव को निषिद्ध करते हैं। सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने में सहायक हैं। मानव गरिमा की रक्षा, थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। शोषण और अस्पृश्यता के विरुद्ध मानव अधिकार जो अधिकार है मानव गरिमा की रक्षा करते हैं। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अनटचेबिलिटी अफोर्ड ह्यूमन डिग्निटी। दे एंश्योर्स ए लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ, सम्मान और आत्ममूल्यपूर्ण जीवन सुनिश्चित करते हैं। स्ट्रेंथनिंग करते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत भी करते हैं। मौलिक अधिकार लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देते हैं और लोकतांत्रिक आधार ये शासन है उसकी आधारशिला है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। विविधता में एकता को ये बनाए रखता है। इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? संविधान द्वारा सुनिश्चित और सर्वोच्च हैं। न्यायालय में परिवर्तनीय है। इन उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। पूर्ण नहीं होते लेकिन नॉट एब्सोल्यूट। अगर आपसे कोई कहे, ऐसे क्वेश्चन आता भी है कि मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट है, तो कुछ आंसर होगा नो। समाज के हित में इन पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्या? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन, नागरिकों और अनागरिकों दोनों को उपलब्ध होते हैं। कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों को तथा कुछ केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। गतिशील, डायनेमिक और एक्सपेंडिंग होते हैं, विकासशील भी होते हैं। न्यायिक व्याख्यानों में मौलिक अधिकारों के दायरे को विस्तृत किया हुआ है। बिल्कुल आपातकाल में स्थगित भी हो सकते हैं। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इस पर एक और क्वेश्चन बनाया हमने लास्ट में। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। कंक्लूजन है मौलिक अधिकार एक स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज के विकास हेतु अनिवार्य हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान किए गए हैं? ये अनुच्छेद क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाट आर द प्रोविजंस what provisions are contained in Article 21 of the Indian Constitution? Why is this आर्टिकल इंपॉर्टेंट? तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 32, 3 आर्टिकल अगर हमसे कहें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं मौलिक या फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। देखते हैं प्रस्तावना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। पहला तो इसका यही पॉइंट है। यह कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं। किस तरह से? It states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Provisions under Article 21, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रावधान क्या किए गए? राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार है सबसे पहला। द राइट टू लाइफ means more than mere animal existence. It includes the right to live with human dignity.
जीवन का अधिकार केवल प्राणी मात्र के अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी इसमें शामिल है। इस तरह के कोर्ट ने कई प्रोसीडिंग दी हैं बाद में। इट कवर्स बेसिक नेसेसिटीज सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड लाइवलीहुड। इसमें भोजन, आवास, वस्त्र और आजीविका जैसी मूल आवश्यकताएं भी सम्मिलित हैं। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में मनमानी, गिरफ्तारी, निरोध और शारीरिक बंधन से मुक्ति शामिल है। यह व्यक्ति की स्वायत्तता और गोपनीयता की रक्षा करता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। क्या प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहला तो जीवन का अधिकार है ही है। दूसरा ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए। दिस इंटरप्रिटेशन वाज एक्सपेंडेड इन द मेनका गांधी केस। ये व्याख्या मेनका गांधी मामले में विस्तारित की गई। आर्टिकल 21 का महत्व देखते हैं। फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये जो है मतलब आर्टिकल 21 इज द हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गिव्स मीनिंग ऑफ टू अदर राइट्स। तो अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों का केंद्र है और अन्य अधिकारों को अर्थ प्रदान करता है। डायनेमिक एंड एक्सपेंडिंग स्कोप है इसका। स्कोप व्यापक और विकासशील स्वरूप है। हमने देखा इसके अंतर्गत अनेक अवर्णित अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। These include the right to privacy, education, clean environment and speedy trial। अभी एक और भी राइट इसमें जोड़ा गया है। आप जो है उसको पता करके और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी अभी आर्टिकल 21 के अंतर्गत कौन सा एक राइट और जोड़ा गया है। क्लीनलीनेस से जुड़ा हुआ है वो, तो ध्यान रखेंगे उसका। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 21 मानव गरिमा और मूल्य की रक्षा करता है। राज्य की शक्ति पर नियंत्रण भी रखता है। चेक ऑन स्टेट पावर, इट एक्ट्स एज ए सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। राज्य की मनमानी कार्यवाहियों पर नियंत्रण का कार्य करता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सार्वभौमिक लागू होता है ये। अनुच्छेद 21 एक क्या है, नागरिकों और अनागरिकों दोनों पर लागू होता है। आर्टिकल 21 अगर हम से बात करेंगे तो देखते हैं कंक्लूजन। Article 21 is the most significant and dynamic provision of the Indian Constitution. It has transformed the Constitution into a living document focused on human dignity and justice. अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत प्रावधान है। इसने संविधान को मानव गरिमा और न्याय पर केंद्रित एक जीवंत दस्तावेज बना दिया है। डॉक्यूमेंट हमसे पूछा जाता है ना, लिविंग डॉक्यूमेंट क्या है, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ है। एक्सप्लेन इन डिटेल द फ्रीडम गारंटीड अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आल्सो डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फ्रीडम्स। ऐसा आर्टिकल है, अकेला एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो हमेशा चर्चाओं में रहता है भारत में, और यूपीएससी में हमेशा कोई ना कोई प्रश्न इससे बनता है। देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं का विस्तार से वर्णन करना है और साथ ही अस्वतंत्रताओं की आवश्यकता और महत्व क्या है उसकी भी विवेचन करना है। देखते हैं Article 19 of the Indian Constitution guarantees certain basic freedoms to citizen which are essential for the development of individual personality and democratic governance। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुछ मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान करता है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और लोकतांत्रिक शासन के लिए अनिवार्य हैं। These freedoms are subject to reasonable restriction in the interest of the state and society। ये स्वतंत्रताएं राज्य और समाज के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है। किसके अधीन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अधीन है। फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रताएं क्या हैं। पहला तो इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, ये ध्यान रखने की चीज़ है। यहाँ पर पूछा जाता है प्रश्न हमेशा, और कहीं से एक कोई कनेक्ट कर दिया जाएगा तो या तो किसी को निकाल दिया जाएगा। तो पहला है फ्रीडम एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a) में है ये, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दिस फ्रीडम अलाउ सिटीजन टू एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली थ्रू स्पीच, राइटिंग, प्रिंटिंग और एनी अदर मीन्स। यह स्वतंत्रता नागरिकों को वाणी, लेखन, मुद्रण या किसी अन्य माध्यम से अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार देती है। जैसे मैं भी आपको अभी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचारों को भी प्रकट कर रहा हूँ और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बातें भी बता रहा हूँ, तो ये भी हमारी आर्टिकल 19 से हम जोड़ सकते हैं। इट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार भी शामिल है। फ्रीडम टू असेंबल नंबर 2 है उसका, पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स, आर्म्स है 19(1)(b) में है। शांतिपूर्ण और निरायुध सभा की स्वतंत्रता, सिटीजन्स हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। दिस फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, यह लोकतांत्रिक विरोध और जन भागीदारी के लिए आवश्यक है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, आर्टिकल 19(1)(c), संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। नागरिक संघ, संगठन, यूनियन, सहकारी संस्थाएं या राजनीतिक दल बना सकते हैं। ये सामूहिक कार्रवाई और लोकतंत्र को सशक्त करता है। अगला है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता,
आर्टिकल 19(1)(d) है। दिस फ्रीडम अलाउ सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों को स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देती है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट आर्टिकल 19(1)(e) में है। निवास और बसने की स्वतंत्रता, नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में निवास और बसने का अधिकार है। सिटीजन हैव द राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इट सपोर्ट्स यूनिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ये एकता और आर्थिक अवसरों को समर्थन देती है। व्यवसाय, पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता है अगली। फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस आर्टिकल 19(1)(g) में है। किसी भी ऐसे पेशे व्यापार व्यवसाय को चुनने और करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कौन? नागरिक। राज्य जनहित में इस स्वतंत्रता को विनियमित कर सकता है। द स्टेट कैन रेगुलेट दिस फ्रीडम इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी हैं कुछ यहाँ पर। The freedom under Article 19 are not absolute and can be restricted in the interest of sovereignty, public order, morality, health and security of states. ये प्रीलिम्स में यहाँ से फैक्ट पूछा जाता है। कैसे कि उसमें एक कोई हटा देंगे यहाँ से या कोई और जोड़ देंगे, तो ये ही उसके जो है रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। क्या कहें? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं पूर्ण नहीं है। और संप्रभुता यानी कि सॉवरेंटी, लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता यानी कि मोरलिटी, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और सिक्योरिटी यानी कि राज्य की सुरक्षा के हित में प्रतिबंधित की जा सकती है। यही पॉइंट है उसके लिए 19 की स्वतंत्रताओं की आवश्यकता। अनुच्छेद जो है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 19 की फ्रीडम्स। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। ये आवश्यकता क्यों है इनको और महत्व क्या है ये देखते हैं हम। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये स्वतंत्रता व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने, व्यक्त करने और कार्य करने का अवसर देती हैं। लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। वाक, सभा और स्वसंघ की स्वतंत्रता लोकतंत्र के स्तंभ है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती हैं। आवागमन और निवास की स्वतंत्रता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। आर्थिक विकास की बात करते हैं। व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता उद्यमिता और विकास को प्रोत्साहन देगी। राज्य के मनमानी से संरक्षण, ये स्वतंत्रता राज्य की अत्यधिक शक्ति पर क्या करती है? नियंत्रण का कार्य करती हैं। देखते हैं कंक्लूजन। आर्टिकल 19 प्लेज ए वाइटल रोल इन एंश्योरिंग फ्रीडम, डिग्निटी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। अनुच्छेद 19 भारत में स्वतंत्रता, गरिमा और लोकतंत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर सोशल ऑर्डर। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता और युक्तियुक्त प्रतिबंधों के बीच संतुलन आवश्यक है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कि मौलिक अधिकारों को ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें निलंबित किया जा सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे तो 3। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा था। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज कैन फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड। तो ये पहली है, जब प्रोक्लेमेशन होगा नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 352 के अंतर्गत, तब उनको निलंबित किया जा सकता है। किसको? मौलिक अधिकारों को भी। ड्यूरिंग इमरजेंसी द राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। यहाँ पर क्वेश्चन फिर से एमसीक्यू के फॉर्म में और मेंस का हम पढ़ ही रहे हैं। तो कैसे आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, स्वतः ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते हैं। आर्टिकल 19 सभा करना, निरायुक्त सम्मेलन, ये करना वो करना सब। अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, यानी कि ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते क्या? जी हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 20 और 21 नहीं होते। कैन बी सस्पेंडेड बाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 359। तो आर्टिकल 359 के अंडर जो है उसको प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डर निकालेंगे तब। आर्टिकल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। सबसे पहले कौन सा निलंबित होता है? आर्टिकल 19। कौन से नहीं होते? एक भी उसके आगे वाले दोनों 20 और 21, और बाकी वो कैसे? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। तो ये आप समझते चलेंगे। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड एवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। आ गया फिर से अनुच्छेद 20 दो सिद्धियों के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकती। तो ये था छोटा एक प्रश्न। एक और छोटा प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। व्हाट इज हैबियस कॉर्पस? तो हैबियस कॉर्पस इज ए रिट इश्यूड बाय ए कोर्ट टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। तो ये दो कोर्ट कर सकते हैं इसको केवल लागू, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 क्या है? हाई कोर्ट के द्वारा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है जिसे न्यायालय द्वारा अवैध निरोध के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु जारी किया जाता है। और द टर्म हैबियस कॉर्पस मीन्स होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो या सशरीर प्रस्तुत किया जाए।
Through this writ, the court orders the detaining authority to produce the detained person before it and justify the legality of detention. इस रिट के माध्यम से न्यायालय निरोधक प्राधिकारी को, जो डिटेंशन करने वाला अधिकारी है, उसको आदेश देता है कि वह निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और निरोध की वैधता को जो है साबित भी करे। इफ़ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल, अगर वो क्या है, अवैध पाया जाता है निरोध, तो न्यायालय व्यक्ति को तत्काल मुक्त करने का आदेश दे सकता है। द कोर्ट ऑर्डर इमीडिएट रिलीज ऑफ द पर्सन। अगला एक और पर्सन, बंधुआ मजदूरी, छोटा पर्सन। बॉन्डेड लेबर से आप क्या समझते हैं? तो बॉन्डेड लेबर रेफर्स टू ए सिस्टम इन विच ए पर्सन इज फोर्स्ड टू वर्क टू रीपे ए डेब्ट ऑफन अंडर अनफेयर एंड एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन। बंधुआ मजदूरी वह व्यवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति को ऋण चुकाने के लिए मजबूरी में काम करना पड़ता है, प्राय अन्यायपूर्ण और शोषणकारी परिस्थितियों में। इन दिस सिस्टम द वर्कर्स फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड एंड वेजेस आर ईदर वेरी लो और नॉट पेड एट ऑल। बड़ी खतरनाक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में श्रमिक की स्वतंत्रता सीमित होती है तथा उसे बहुत कम या कोई मजदूरी नहीं दी जाती। बॉन्डेड लेबर इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। तो कब हुआ ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट? 1976 से इसको अब क्या कर दिया गया है? प्रोहिबिट कर दिया गया है। बंधुआ मजदूरी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 तथा बंधुआ मजदूरी और प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। इट इज़ कंसिडर्ड ए वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। इसे मानव अधिकारों और मानव गरिमा को उल्लंघन माना जाता है। अगला एक और छोटा प्रश्न, कानूनी अधिकारों से जुड़ा हुआ है। व्हाट आर लीगल राइट्स? कानूनी अधिकार कौन से होते हैं, देखते हैं। यही हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं फटाफट। Legal rights are those rights which are guaranteed and protected by ordinary laws enacted by the legislature. कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो विधायिका द्वारा बनाए गए सामान्य कानूनों के अंतर्गत प्रदान और संरक्षित किए जाते हैं। जबकि हमने संवैधानिक अधिकार क्या देखा, उनको संविधान में जगह दी गई है। These rights can be enforced only through courts as per the procedure established by law. इन अधिकारों को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार केवल न्यायालयों के माध्यम से प्रवर्तित किया जा सकता है। Legal rights are not guaranteed by the Constitution and can be modified or taken away by the legislature. कानूनी अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित नहीं होते, जबकि मौलिक अधिकारों को कौन सुनिश्चित करता है? तो संविधान करता है। दोनों में ये अंतर है, ध्यान रखेंगे। और विधायिका द्वारा बदले या समाप्त किए जा सकते हैं। कौन से कानूनी अधिकार? एग्जाम्पल्स ऑफ लीगल राइट्स इंक्लूड राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी। ये पूछ लिया जाता है आपसे MCQs में, फिर से मैं हम एक बार ध्यान दिला दें, यहाँ से आप पढ़ रहे हैं तो भूलेंगे नहीं कभी। ठीक, कौन सा फंडामेंटल राइट है और कौन सा लीगल राइट है। तो एग्जाम्पल है लीगल राइट के कुछ यहाँ पर, राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट एंड कॉन्टेक्चुअल राइट्स। कानूनी अधिकारों के उदाहरण है मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार के रूप में, और संविदात्मक अधिकार आदि। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको क्लास कैसी है, कैसे आपके लिए क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। आप आगे भी हमारी क्लास को इसी तरह से अटेंड करते रहें। अभी हम दोबारा से ये चैनल, क्योंकि एक चैनल हमारा यूट्यूब ने बिना किसी जो है वजह के डिलीट कर दिया, तो हमने एक दूसरा चैनल सेटअप किया है और आपके लिए फिर से हम उसी जोश के साथ आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी लेकर हाजिर होते रहेंगे। आप लोग देखते रहें, कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।